कल 23 मार्च है। ये पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का ख्वाब है जो 1968 में देखा गया। अगर आज आपने मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज को बेच दिया तो आप भूल जाएं कि आप अगले 100 साल तक खड़े हो सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर JIT कंडक्ट करे, इसके अंदर FIA हो, इसमें NAB हो, इसमें MI हो, इसमें ISI हो, इसमें SECP हो, इसमें स्टेट बैंक हो। स्टील टाउन के जहाँ 4,500 घर हैं और एक घर भी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए एकड़, तो मेरे ख्याल से मैं ये दिखाना चाहूंगा, आप शौक में आ जाएंगे। कितनी मालियत का लोहा इन्होंने? ये तकरीबन 10 अरब रुपए इसको कह रहे हैं कि 10 अरब की चोरी हुई है। 10 अरब की चोरी कोई जेब में डाल के तो नहीं लेके जाएगा ना? इसके लिए कराची से लेकर गिलगित तक पाकिस्तान स्टील मिल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज आपके सामने एक ऐसे स्कैंडल को बेनकाब करने जा रहे हैं जो कि मुल्क का कर्जा उतार सकता था, लेकिन करप्ट अशराफिया, करप्ट माफिया इस स्कैंडल को दबा रही है रोज़े अव्वल से। और इस पूरे मामले की छानबीन के लिए, और ये मामला है क्या असल में, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान तारिक मंसूर एडवोकेट। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समात है, कराची की लेबर कोर्ट में भी ज़ेर समात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी में जो स्कैंडल छुपा है, जो कि पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है और उसके बाद पाकिस्तान को खड़ा कर सकता है माशी तौर पर, लेकिन निजकारी हो रही है। और जो इसके पीछे स्कैंडल है, आज हम उसको बेनकाब करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखे होंगे, बहुत सारी स्टोरीज भी देखी होंगी आपने, लेकिन आपके सामने आज इस स्कैंडल को हम जो बेनकाब कर रहे हैं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना कीमती वक्त, यकीनी तौर पर आपका कीमती वक्त है, लेकिन कुछ लम्हात इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर निकालिएगा, इसको सुनिएगा और फिर आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, पाकिस्तान स्टील मिल को खड़ा करने के लिए जो कुछ भी ये स्कीम किया जा रहा है, क्या इसकी रोकथाम में हमारी आप मदद करेंगे, हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाकर। तारिक मंसूर एडवोकेट, ये क्या कहानी है? लोग समझ रहे हैं कि स्टील मिल बंद हो गई है, पैसा आ नहीं रहा, एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते, स्टाफ काम नहीं करता, मैनेजमेंट भी फजूल है, सब बिक गया, सारी कुछ कर दिया, फिर आप क्या ये स्कीम क्या लेकर आए हैं? बताएं ना जरा स्कीम के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले इसका आगाज़ इस तरह करूँगा कि 20 मार्च 2023 को यानी अब से 2 दिन पहले डॉन के अंदर एक न्यूज़ छपती है, जिसके तराशा भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और उसका टाइटल है, ये डॉन के कवर पे न्यूज़ छपती है, और कवर पे न्यूज़ का टाइटल है, पाकिस्तान स्टील अपोजेस यूटिलिटी बिड टू ग्रैब इट्स लैंड एट लोएस्ट रेट। यानी 1400 अरब रुपए की स्टील मिल की लैंड, जो 1400 एकड़ लैंड 43 बिलियन की सुई गैस ने बोली लगा दी है। ये एक मजाक है? क्या ये आवाम के साथ मजाक है? पाकिस्तान स्टील मिल की टोटल लैंड 19,013 एकड़ से ज़्यादा है। 19,000 एकड़? जी, 19,013 एकड़। ये तो कहते हैं बस चंद, ये तो मतलब जो रिपोर्ट्स आती है निष्कारी कमीशन के अंदर, तो वो तो कहते हैं। देखिए, मैंने तो सिर्फ आपको अभी स्टील मिल की लैंड की बात की है, मैंने प्लांट की बात नहीं की, मैंने 4,500 रेजिडेंशियल हाउसेस की बात नहीं की। कितनी नहीं, लैंड कितनी है, फी एकड़ कितनी है, और आपके ख्याल से कितनी प्रॉपर्टी है, ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं, हम आपको बताएं। और फिर निजकारी कमीशन या जो रिपोर्ट्स बनाकर स्टील मिल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मूव की है, वो क्या है, ज़रा वो थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल बेसिकली 1968 में इनकॉर्पोरेट हुई। मैं आपके सामने उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। ये पाकिस्तान स्टील मिल 1968 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन के हिसाब से रजिस्टर करवाई। ये इसका असल नाम पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड था। उसके बाद ये स्टील मिल जो ख्वाब था, वो 1973 में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो ने इसका संग बुनियाद रखा। और उस वक्त ये जो स्टील मिल थी, ये ख्वाब था। उसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि पाकिस्तान को स्टील की जो आयरन की डेफिशिएंसी है, उसको ओवरकम किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो डिप्लीट हो रहा था, उसको रेस्टोर किया जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज का है। लेकिन 1973 में इसका इनॉग्रेशन हुआ और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसका इनॉग्रेशन किया, लैंड एलोकेट हुई 19, और फिर ये 10 साल जो है लॉसेस में चलते। 19,000 एकड़, 19,000 एकड़ लैंड तो सिर्फ इसको अलॉट हुई। 4,500 एकड़ पे इसके 4,500 इसके घर हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है 3 जो है 55 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। इसके अंदर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट जो ओवर हैंडलिंग, जो लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग यूनिट है, 2.5 एकड़ की अंडरग्राउंड टनल्स हैं।
इसके अंदर रेल की पटरी का सिस्टम है, इसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हफ्ता बाजार हैं, बुद्ध बाजार हैं, पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज है, ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, शादी हॉल हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अच्छा ये बताएं, ये 19,000 एकड़, जी ठीक है जी, फी एकड़ कितनी की ज़मीन है? देखिए इस वक्त एस्टिमेटेड जो पाकिस्तान स्टील की एस्टिमेटेड लैंड है, इस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एवरेज अराउंड 9 करोड़ से लेकर 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए डिपेंडिंग अपॉन एरिया पे फॉल करती है। यानी अगर 19,013 एकड़ को आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी आम आदमी को भी दे दें और उसको बोलें कि 19,013 एकड़ लैंड को अगर मल्टीप्लाई कर दे, पाकिस्तान स्टील मिल के प्लांट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्टील मिल के एसेट्स की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान स्टील मिल के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी उसकी बात नहीं करता, उसके जो प्रोविंसेस में जो ऑफिस है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। असल मसला पाकिस्तान स्टील की लैंड है। 19,013 एकड़ लैंड जो है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त भी 19 खरब से 24 खरब रुपए बनती है। अगर आप 24 खरब रुपए, ये 19 तो खरब इतना से 24 24 खरब का अगर आप मतलब ये है 19,013 को मल्टीप्लाई करें 9 करोड़ से 12.5 करोड़ के दरमियान एवरेज है, उससे ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम रेट 19 खरब से लेकर 19 खरब 40 अरब से लेकर ये 22 खरब से 24 खरब रुपए बनता चले है। 20 खरब लगा लेते हैं। जी जी 20 खरब भी लगाते हैं। अगर ओपन कॉम्पिटिटिव जाए तो इसकी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो ये पाकिस्तान का कर्जा कितना है? देखिए पाकिस्तान का कर्जा तो अराउंड 60 से 70 अरब डॉलर है, 85 अरब डॉलर कह लें। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। कहानी ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल के सिर्फ ये एसेट्स नहीं है, पाकिस्तान स्टील मिल की आयरन ओर की कानें हैं, पाकिस्तान स्टील मिल की कल्लाकू के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं कि वहाँ 10,061 एकड़ लैंड जो पाकिस्तान स्टील की आयरन और रिजर्व्स की कानें हैं। झम्पीर के अंदर 844 एकड़ लाइमस्टोन डोलोमाइट की कानें हैं जो ब्लास्ट फर्नेस में काम आता है। मकली के अंदर 9,800 एकड़ की कानें हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान और पब्लिक फंड था जो पब्लिक के पैसों से बनी, पब्लिक के 17.56 अरब रुपए से ही बनी, इसका पेड अप कैपिटल था। और इस वक्त उसकी असासों की मालियत जो कम अज़ कम है, अगर उसको फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए ऑडिट किया जाए तो प्लांट की जो इन्होंने एवरेज लगाई है वो $700 मिलियन वो अलग है। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू लगाई जाए तो ज़मीन अलग है, प्लांट अलग है, और ये मालियत पाकिस्तान स्टील मिल की एक्चुअल मालियत, उसकी स्टील कॉर्प्स अलग है, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी अलग है। ये सब डिक्लेयर की जा रही है कि टोटल लॉस है। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्जा 229 अरब रुपए है। जिस कंपनी के असासे 20 खरब से लेकर 34 खरब रुपए पे फॉल कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट में ये दिखाया जाए कि फिक्स एसेट इन्वेंट्री का ये हाल हो जो आवाम को पता ही नहीं हो, और एक पार्टी आके उसकी बोली लगा दे कि जी आप 1400 एकड़ मुझे 32 अरब रुपए दे दें, तो स्टील ये सुई गैस भी मजाक कर रही है। ये 43 बिलियन की जमीन है। मजाक नहीं कर रही, इसके पीछे बड़ा पैसा लगा होगा, इसके पीछे 1 अरब पैसा लगा होगा ना, खरब, ये सबका कमीशन होगा इसमें। ये 1400 एकड़ जमीन 1 खरब 40 अरब रुपए से ऊपर की बनती है, जिसकी 43 बिलियन रुपीस बोली लगाई जा रही है। पाकिस्तान स्टील मिल का कर्जा 229 अरब रुपए। अच्छा चले हम बात करते हैं जी। स्टील मिल जो निचकारी हो रही है वो टोटल कितने में हो रही है? देखिए दो चीजें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। 3 अगस्त। अच्छा ऑडियंस में आपको ये बता दूं कि ये एक जो केस ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और लेबर कोर्ट में, वहाँ पर तारिक मंसूर MQM जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, यूनाइटेड वर्कर्स पाकिस्तान, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और घंटों आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं इस केस में। तारिक मंसूर का ये कहना है कि ये निचकारी नहीं होनी चाहिए, ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ होगा, और जो निचकारी कमीशन है या इंतज़ामिया है वो मज़ीद है कि जी निचकारी होनी चाहिए चूँकि खसारे के अंदर है और इसको बंद करके ही मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। बिल्कुल उलट मौक़िफ़ है तारिक मंसूर का जो इंतज़ामिया के बरखिलाफ़। ये आप हाँ बता रहे थे आप टोटल। जी देखिए पाकिस्तान स्टील मिल की जो कानें हैं, जो आयरन और रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जून 2015 से पाकिस्तान स्टील मिल क्लोज डाउन कहा जा रहा है। एक आम आदमी ये समझ रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल क्लोज डाउन खसारे में सीधी सी बात है। 2008 के अंदर जिस स्टील मिल के बैंक अकाउंट्स में अगर 25 अरब रुपए, AGPR की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे सामने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं। ये कह रही हैं कि इस स्टील मिल के असासे की जो है ये प्रॉफिटेबल थी। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2009-10 की ऑडिट रिपोर्ट है, और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई ना। नहीं देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। बहुत कम लोगों को याद है कि वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, और प्राइवेटाइजेशन उस वक्त के चीफ जस्टिस
इफ्तिखार चौधरी और लेड बाय 3 मेंबर बेंच ने उसको नल एंड वाइट किया, और नल एंड वाइट की उसने डिसीजन दिए, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि मेरे पास उसकी जजमेंट मौजूद है, मैं आपको जजमेंट दिखा सकता हूँ। अच्छा, फिर ये माफिया कौन है जो ये कर रहा है सब उन्होंने कुछ? बताया कि ये क्यों नल एंड वाइट है। उसके बाद इसको दोबारा रिवाइव करना शुरू किया, मुशर्रफ दौर में ये पूरी रिवाइव हो गई। 1998 में भी इसको डिफॉल्ट करार दिया गया, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल था, मुशर्रफ दौर में इसको रिवाइव किया गया। फिर 2006 में इसको प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट इसने इंटरवीन किया कि फॉरेंसिक ऑडिट के बगैर आपने अंडर वैल्यूएशन की है, और सिटी ग्रुप वाली जो वैल्यूएशन पे उसको नल एंड वाइट कर दिया। फिर 2006 की जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, और फिर उसको दोबारा रिवाइव किया जाता है, प्रॉफिटेबल होती है। फिर 2009-10 के अंदर दोबारा स्कैम होता है, 25 से 30 अरब वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, 15/2012 सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट उसमें सुमोटो नोटिस ली 15/2009 में, और सुप्रीम कोर्ट उसमें तयन करती है नैब को और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और पीएलडी 2012 में रिपोर्टेड जजमेंट है। लेकिन उसके बाद फिर 2015 में गैस के बिल ना देने की वजह से, सुई गैस की बिल ना देने की वजह से अचानक इसका ब्लास्ट फर्नेस और दूसरी गैस की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है सरप्राइजिंगली, और उसके बाद ये बिल पेमेंट नहीं होते। फिर ये कहा जाता है ना प्रोडक्शन है ना कुछ है, क्योंकि गैस के बिल पेमेंट नहीं हुए, और उसकी वजह से 2015 से लेकर आज तक स्टील मिल बंद डिक्लेयर की जाती है प्राइमा फेसी डेलिबरेटली, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन प्लान दिया गया, ना अपने बिल्स टाइमली पेमेंट किए गए। फिर गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज की मद में आवाम की फंड से बेल आउट पैकेज लिया जा रहा है, और करोड़ों अरबों रुपए अभी तक उस पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन ना प्लांट चलाया जा रहा है, ना जमीन को मॉर्गेज रख के आप कर्ज ले सकते थे, अपनी पेमेंट्स टाइमली कर सकते थे, आप अंडर वैल्यूएशन पे माल बेचते रहे, कोई इंक्वायरीज हैं। रिसेंटली एफआईए ने 44/2022 इंक्वायरी खोली है, और अभी उज्मा तालिब ने एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने 284 अरब रुपए पे सुप्रीम उसके जो सीनियर ऑफिशियल है आरिफ शेख, उनको नोटिस दे दिया है। 284 अरब रुपए पे इनको इंक्वायरी में कॉल कर लिया है। ये अभी बात है 3 फरवरी 2022 अरबों से खरबों की इंक्वायरी से कम की बात ही नहीं है। 284 अरब रुपए तो पीनट है, 229 अरब रुपए कर्जा है, टोटल असास है 20 खरब से लेकर 34 खरब में है। ये अगर इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए तो मैं डेट श्योर हूं कि ये असासे इससे कहीं ज्यादा होंगे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बैकबोन है, अगर आपने इसकी निचकारी कर दी, अगर आपने इन सब एम्प्लॉयज को बंदर बांट करके निकाल के अगर आपने इसको भेज दिया, तो सीपैक में आप लोहा कहां से लेके आएंगे? पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के वैसे डिप्लीट हो चुका है, आप लोहे को इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर बिल कहां से लाएंगे? आपके पास डॉलर देने के लिए मौजूद नहीं है। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए लोहा कहां से लाएंगे? आपको ऑयल रिफाइनरी गवादर में बनानी है, आपको कोल माइंस के लिए आपको फैक्ट्रीज बनानी है, ये सीपैक प्रोजेक्ट के लिए लोहा कहां से लाएंगे? इंपोर्ट बिल आपका मौजूद नहीं है। 2-fold ये नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट था, इसकी बुनियाद इस नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट की इस बुनियाद पे रखी गई थी कि पाकिस्तान के कौम का फॉरेन एक्सचेंज बचाया जाए और पाकिस्तान को स्टील में खुद कफील किया जाए। 1.1 मिलियन मैट्रिक टन इसकी कैपेसिटी डिक्लेयर की जाती है, लेकिन साइनो स्टील ने अभी जो इसकी वैल्यूएशन की है 2.2 मिलियन मैट्रिक टन है, और आज तक ये फुल कैपेसिटी में कभी नहीं चली। अंडर इस कैपेसिटी शो किया जाता है, और फुल कैपेसिटी पे ये कंपनी 1968 से लेकर आज तक नहीं चली। ये मजाक है, ये मिसमैनेजमेंट, करप्शन, नेपोटिज्म और नेग्लिजेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक शाकार केस है। ये पाकिस्तान के अवाम का केस है। ये पाकिस्तान के जो 34 अरब खरब रुपए से ज़्यादा जो असासे हैं, ये अवाम की मलकियत हैं। मज़े की बात बिलाल साहब, मैं आपको ये बताऊं कि 2008 के अंदर मैंने कोर्ट के अंदर भी ये मैटर किया। मैं अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग पे नहीं जाऊंगा। मैंने क्रॉस के दौरान CFO, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर A&P सबको क्रॉस किया। मैं उस कोर्ट की प्रोसीडिंग हवाला मैं अभी उसमें, क्योंकि प्रोसीडिंग जारी है, मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है कि इवन मजदूरों को इस बात से कोई आगाही नहीं थी कि 12% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2008 के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज को वो दे चुकी है, लेकिन वो शेयर 2021-22 की रिपोर्ट में शो किए जाते हैं कि वो शेयर ट्रांसफर नहीं हुए। तो ये आवाम की कंपनी है, ये आवाम के लोगों की कंपनी है, आवाम के पैसों से बनी थी, उनके खून पसीने की कमाई से बनी थी। ये कोई नाजायज़ ऐसा नहीं है, किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं है कि आप इसको बंद कर दें और निचकारी कर दें और डेलिबरेटली या प्री डिटरमेंट के साथ एक ओन मिसडीड की आप असर ये कर दें इस वास्ते कि प्राइमा फेसिया जितनी पुरानी इंक्वायरीज चल रही हैं वो बंद हो जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट का 15/2009 का जजमेंट है पैरा 54 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यही होना चाहिए, वो बंद कर दी जाए। जो अभी 44/2022 इंक्वायरी खुली है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद आप 1 साल के बाद वो तमाम चीज़ें नहीं खोल सकते। ये प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2000 में लिखा हुआ है। ये क्या मजाक है आवाम के साथ? ये आपने 20/11/2020 को ये कह के कि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, आपने 4544 एम्प्लॉइज को निकाल दिया।
फिर आपने 31/11 कोर्ट में केस फाइल किया कि हमें बाकी 50% निकालने हैं। फिर आपने 31/1/2020 को ड्यूरिंग पेंडेंसी फिर आपने जो है लोगों को तकरीबन 220 लोगों को फायर कर दिया, तकरीबन 93 लोगों को फायर किया। फिर 2/7/2021 में फिर आपने लोगों को फायर किया। लेकिन देखिए, मेरा सवाल ये है कि अपार्ट फ्रॉम रिट्रेचमेंट, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको, इन असासों को, जो पब्लिक एसेट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है। मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, जिसमें उस वक्त के जस्टिस गुलजार अहमद मकबूल बाकिर साहब की जजमेंट है 3670/2019। उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टील मिल in making the petitioner cannot be allowed to sell any of the asset or the properties of the petitioner Pakistan Steel Mill, for that such mill is in public sector and belongs to public। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है 2019 में 18/11/2019 को कि स्टील मिल के असासे अवाम की मलकियत हैं और अवाम की मलकियत आप नहीं सेल कर सकते। ये मजाक कर रहे हैं तो कौन कर रहा है ये तो बताएं ना। इसके पीछे कौन से लोग हैं? सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, या स्टील मिल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के मालिकान हैं उनका है, या फिर गैर मुल्की कुछ ताकतें हैं? आखिर कौन है जो आपके मुताबिक ये सारा जो आप उसने बताया है, इसके पीछे मोहरे कौन है और असल किरदार कौन है जो स्टील मिल को बंद करना चाहता है? आप खुद कह रहे हैं कि अगर सी पैक आता है और सी पैक बनने के बाद आपको लोहा चाहिए होगा, तो अगर लोहा बाहर से मंगवाएंगे तो जाहिर बात है आपके डॉलर्स की कीमत, तो फिर ये आखिर हुकूमत, रियासत इस मामले में क्यों नहीं अपना किरदार अदा करी? पहले तो ये बताएं कि लोग कौन हैं जो ये सब जिनके मफादात हैं बराह रास्त इसकी निजकारी करने में? कौन से लोग हैं? पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, या स्टील मिल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, मैं उसकी मिसाल ऐसे फिर वन बाई वन बात करते हैं। बिल्कुल बिलाल भाई, मैं इसमें आपकी तवज्जो ये दिलाना चाहूँगा कि रिसेंटली हमारी जो मुसल्लह अफवाज के ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और सावधार साहब ने एक मीटिंग की बिजनेसमैन से, जो मार्च 2023 बिल्कुल जी जी, और ये सब मीडिया पे भी अज़द आम है। लेकिन मुल्क का दर्द रखने वाली हमारी अफवाज के सरबरा ने फौरी तौर पे उन बिजनेसमैनों की सुनी, और वो क्या हुआ। हमारे मुल्क के अंदर कपास जो है टेक्सटाइल की बैकबोन है। टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए और फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। उस कपास का एक ऐसा बीज आ जाए जो फी एकड़ पैदावार बढ़ा दे, तो आपको कपास जो है इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। और धागा के लिए कपास एक नेसेसरी है। आपकी अगर आपकी लोकलाइजेशन ऑफ कपास होगी, फी एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी, तो आपकी डॉलर की सेविंग हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा मुल्क सब सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे मफाद परस्त मुल्क के खिलाफ काम करने वाले लोग जो फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ाना चाहते, जो मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है, ये वो लोग हैं जो बैरूनी ताकतों के पीछे अलाइकार हैं। ये आवाम को फैसला करना है। दूसरी चीज मैं ये बताऊं, पाकिस्तान जो है तेल की बरामद के ऊपर सालाना $6 बिलियन खर्च करता है। हम लोग चाय की बरामद पे 35 अरब रुपए से ज्यादा खरीद सकते। लेकिन कभी हमने सोचा कि $6 अरब का तेल इंपोर्ट करने वाला ये मुल्क खुर्दनी तेल इंपोर्ट करता है, जो आम 22-24 करोड़ लोगों की जरूरत है, वो खुद यहाँ सोयाबीन, कनोला और जैतून की काश्त क्यों नहीं करता? लेकिन सलाम है हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह को, और जो मीटिंग्स हुई और जो हम सुन रहे हैं। लेकिन देखें, उसमें अब पंजाब हुकूमत उसमें जो 44,000 से 45,000 एकड़ ज़मीन एलोकेट कर रही है, ताकि उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें ये काश्त कर सकें और ये कर सकें। लेकिन ये रियासत को सोचना है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन अगर किसी की आंख बंद करके रिपोर्ट पे भरोसा करके बोलती है कि नहीं जी, और स्टील मिल की जमीन की मालियत कितनी लगाई जा रही है बिलाल भाई, आप सरप्राइज हो जाएंगे। 3 करोड़ से 3 करोड़ 20 लाख फी एकड़, जहां जिस स्टील मिल के अंदर, स्टील टाउन के जहां 4,500 घर हैं, और एक घर भी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए एकड़ का घर, सिर्फ घर है, खाली घर है, वहां 4,840 गज का 1 एकड़ होता है। उसकी जमीन की मालियत लगाई जा रही है 3 करोड़ से 3 करोड़ 20 लाख। जो जमीन 9 करोड़ से 10.5 से 12 करोड़ पे फेयर मार्केट, ओपन कंपटीशन मार्केट बिड में जा सकती है, अगर पेपर रूल्स को फॉलो किया जाए, इंटरनेशनल बिडिंग की जाए। लेकिन ये बात भी एक तरफ है, आपकी स्टील मिल जब बनी थी वो 15 साल बाद ओवरऑल होनी थी। क्यों नहीं पूछा जाता कि नेशनल इंक्वायरी कमीशन अंडर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए? क्यों नहीं पूछा जाता कि ये कंपनी जिसके असास से 24 खरब रुपए से ज्यादा है, जो एनविक्रेट और दूसरे बड़े बड़े उसमें शेयर होल्डर्स भी है, जो एफटीसी में प्रॉपर्टी है, इधर प्रॉपर्टी है, उधर प्रॉपर्टीज, आप इसके असासों की मालियत आप अगर इसको सोचेंगे तो मेरे ख्याल से, मैं ये दिखाना चाहूंगा, आप शौक में आ जाएंगे। कोर्ट के अंदर भी हमने ये कहा, गुलशन हदीद फेज 1 फेज 2 इसका है, गुलशन हदीद फेज 3 4 इसका है,
इसका राइट ऑफ वे में ये जो है अरेबियन कंट्री क्लब से ये वो इनकी ज़मीन पे बना हुआ है। डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, वो सारी इनकी ज़मीन पे बने, उससे ये किराया लेते हैं। ग्रिड स्टेशन से किराया लेते हैं, लेबर कॉलोनीज है, राइट ऑफ वे से ही KEC से किराया लेते हैं, जो हाई टेंशन लाइन कराची को लाइट सप्लाई करती है। ओपन लैंड है डंपिंग की, इनके पास क्या कुछ नहीं है, और ये तो कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? तकरीबन अंदाजे के मुताबिक इनकी बुध बाजार, इतवार बाजार, इनका पाकिस्तान स्टील SMC लाहौर है, काशाना बिल्डिंग, काशाना मैरिज हॉल्स है, ABC, इन मैरिज हॉल्स की भी अभी वो हो रही है, गेस्ट हाउसेज हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड है, हफ्ता बाजार है, बुध बाजार है, FTPC प्रोमोसेस है, पाकिस्तान स्टील 100 बेड हॉस्पिटल है, सर सैयद कैंपस 1-2 है, सर सैयद कैंपस 3 है, शाह लतीफ़ स्कूल है, अल्लामा इकबाल सेकेंडरी स्कूल है, पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज है, उसके अलावा आगोश स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल है, मादर मिल्लत डिग्री कॉलेज है, मादर मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन, राना लियाकत सेकेंडरी स्कूल है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान स्टील का अपना जो टेक्निकल कॉलेज है जो बंद पड़ा हुआ है, जहां से आप मेट्रोलॉजी के लोगों को ट्रेन करते थे, आपने कोई इदारा भी बंद किया हुआ है। लेकिन ये चंद मिसमैनेजमेंट, करप्शन, कौन है देखिए ये सब करने वाले ये लोग? नेशनल कमीशन फॉर इंक्वायरी बनाए गवर्नमेंट, फौरी तौर पे इसमें नेशनल कमीशन फॉर इंक्वायरी बनाए। पाकिस्तान स्टील मिल के 1968 से लेकर आज तक के तमाम असासों का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू आर्टिकल 168 और 170 के तहत इसका स्पेशल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करें। ऑडिट नहीं, फॉरेंसिक ऑडिट। ऑडिट में यहाँ क्या होता है आपको भी पता है बिलाल भाई, मुझे भी पता है। ऑडिट में कंपनी पे करती है, अगर 17 लाख आप उसको पे किया है, वो रिपोर्ट वही बनाएगा जो आपको है। फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो आजकल एक नई चीज़ है जिसमें आपकी असासों की ओपन वैल्यूएशन होती है। उसमें इस बात का भी तयन होगा कि फिक्स एसेट इन्वेंटरी के अंदर कहाँ झोल आया था। उसमें इस बात का भी इंकशाफ होगा कि अगर रिसेंटली 10 अरब रुपए की चोरी होती है और जो FIA के अंदर इसकी इंक्वायरी पेंडिंग है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। FIA के अंदर इसकी इंक्वायरी पेंडिंग है कि 10 अरब रुपए का थेफ्ट होता है, तो क्यों इसको वो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो लोहा चोरी हुआ है ये क्या स्कीम है और ये कहाँ गया है, किसने, और कहा गया कि रातों रात स्टील मिल के अंदर से लोहा चोरी हो गया। देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गार्ड नहीं थे, कुछ नहीं था। स्टील मिल के अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी है, और ये 3 लेयर सिक्योरिटी। और मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखा दूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है कराची उसमें भेजा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ रिट्रेंचमेंट इज फाइल्ड बिफोर लेबर कोर्ट, और इसके लिए क्वेश्चन ऑफ रिट्रेंचमेंट हैज टू बी डिसाइडेड। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर है, और ये ऑर्डर जो है ये जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस आयशा मलिक की बेंच ने दिया हुआ है, और ये 9/9/2022 का है। और उस क्वेश्चन ऑफ रिट्रेंचमेंट को अब मैं क्रॉस के जरिए साबित कर रहा हूँ। मैंने ये तमाम AGPR की रिपोर्ट 2009 से लेकर 2022 तक की तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स उसके अंदर मैंने मौजूद दी हैं, मैंने तमाम एविडेंसेस दिए हैं। देखिए ये मेरा केस नहीं है, मैंने जस्ट ये लोहा, ये चोरी, ये लोहा जो चोरी हो गया, ये एक स्कैंडल नहीं है। ये नहीं, कितना है, कितना था और कैसे हुआ है? देखें जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स अभी चल रही है, क्योंकि इंक्वायरी FIA की वो प्रोडक्ट, कितनी मालियत का लोहा इन्होंने, ये तकरीबन 10 अरब रुपए इसको कह रहे हैं कि 10 अरब की चोरी हुई है। 10 अरब की चोरी कोई जेब में डाल के तो नहीं लेके जाएगा ना, इसके लिए तो इतना बड़ा लोहा। तो आपको ये नेशनल असेंबली का पैनल कह रहा है कि 10 अरब की चोरी का इसका सुराग लगाया जाए। नहीं, 10 अरब की चोरी भाई, उसके लिए तो कोई पॉकेट में तो नहीं लेके जाएगा ना लोहा। बड़े बड़े ट्रॉलर्स आएंगे। 26 अगस्त 2022 की न्यूज़ है, और नेशनल असेंबली के अंदर भी ये बात उठी। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन कह रही है कि आप इसका जवाब दें, लेकिन देखें कोई नहीं सुना जा रहा। एक मिनट ऑडियंस, ये 10 अरब रुपए का लोहा देखें, आम कोई चर्सी भी होगा, अफीम पीने वाला भी होगा, तो वो कितना लोहा स्टील मिल से चोरी करके ले जाएगा, या कोई 1-2 मुलाजिम भी होंगे तो वो कितना लोहा जो है वो चोरी करेंगे। ये लोहा तो भाई बड़े बड़े हैवी, सिर्फ लोहे की बात नहीं है। देखें बिलाल भाई, स्क्रैप, स्टील मिल का जो स्क्रैप है वो अरबों रुपए का स्क्रैप बन सकता है। स्टील मिल का अगर 3S जापानीज टेक्नोलॉजी, रिडक्शन, रिसाइकलिंग, रीयूज किया जाए तो पाकिस्तान स्टील मिल, ये मेरे पास पाकिस्तान स्टील मिल की प्रोडक्ट लाइन है। बिलाल भाई, पाकिस्तान स्टील मिल क्या बनाती है? पाकिस्तान, लोग समझते हैं पाकिस्तान स्टील मिल सिर्फ एक स्टील मिल है जो एक छोटी सी कंपनी है और पोर्ट कासिम पे वाक़ है। डिफेंसिव नहीं जी, मैं आज आपकी तवज्जो से बताना चाहूंगा, पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक जागीर है जो पोर्ट कासिम के पास वाक़ है, और जो बिलेट्स बनाती है, जो हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो गैल्वेनाइज प्रोडक्ट्स बनाती है, जो आपकी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाद चेकआउट प्लेट्स बनाती है, फॉर्म सेक्शन बनाती है, पिग आयरन बनाती है, कोक बनाती है,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाती है, जो पाकिस्तान में इसमें फ्रेंच इसका लेयर का लिक्विड का बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। कोविड के दौरान इसको रिवाइवल की बात हो रही थी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनते हैं, इसमें कोल तार बनता है जो आपकी रोड्स के लिए काम आता है। उसके अलावा ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, स्लैग भी सीमेंट में यूज होता है जो इसकी बाय प्रोडक्ट है। उसके अलावा बोल्डर स्लैग है जो भी बाय प्रोडक्ट है। एल्यूमिनियम सल्फेट है जो फर्टिलाइजर कंपनीज फर्टिलाइजर में यूज करती है। पाकिस्तान एक जराई मुल्क है, आप इसको बेच नहीं रहे। अच्छा, ये इसमें ये बताइए, चले क्या वो लोग जिनकी निजी स्टील मिल्स हैं वो माफिया इसमें सरगर्म अमल है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पाकिस्तान स्टील मिल में पाकिस्तान के अंदर इस कराची से लेकर गिलगित तक पाकिस्तान स्टील मिल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल जो है, फिर कॉम्पिटिटर कौन है? पाकिस्तान स्टील जो फिर भी ये बेच रहा है, सारी चीजें कर रहा है। मेरी बात सुने, ये इदारों को डिसाइड करना है, ये जीआईटी को डिसाइड करना है। पाकिस्तान स्टील मिल जीआईटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जीआईटी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 एज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अंडर सेक्शन 3 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर जीआईटी कंडक्ट करे। इसके अंदर एफआईओ, इसमें नैब हो, इसमें एमआईओ, इसमें आईएसआईओ, इसमें एसईसीपीओ, इसमें स्टेट बैंक हो। पाकिस्तान स्टील मिल के जब हमने क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने बैंक अकाउंट्स हैं, तो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन बैलेंस शीट मौजूद नहीं है। देखिए, पाकिस्तान स्टील कोई मजाक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान स्टील की रिसेंट बैलेंस शीट देख लें तो भी आप सकते में आ जाएंगे। सुई गैस कहता है कि जी सुई गैस जो है चोरी का, सुई गैस इसमें बोली लगाता है 1400 एकड़ की, 43 बिलियन की, 20/3 की रिपोर्ट है। ये मजाक है। स्टील सुई गैस जो है खुद एसटी प्लॉट पे बना हुआ है। सुई गैस का हेड ऑफिस एसटी प्लॉट पे बना हुआ है बिलाल भाई, ST4/B, अच्छा, ब्लॉक 14, गुलशन इकबाल, कराची। एसटी प्लॉट में बना हुआ जी, है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है कि खेल के मैदान, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, स्कूल, कॉलेजेस, यतीम खानों की जमीन, अच्छा, ये जो सुई गैस अगर ये ले रही है लैंड, ये उसके बदले में ले रही है जो उनके बिल अदा नहीं किए स्टील मिल ने, उसके बदले में ये इनकी सेटलमेंट हो रही है। लिटिगेशन चल रही थी, लेकिन लिटिगेशन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल पेमेंट्स कर दिए। लेट पेमेंट सरचार्ज का एक इशू चल रहा था, लेकिन यहाँ बात ये नहीं है। बात सारी ये है कि पाकिस्तान स्टील अब सेल्फ सफिशिएंट है। जिस आदमी के पास 22 खरब रुपए के असासे हों, वो 229 अरब रुपए का कर्जा उतार सकता है या नहीं उतार सकता? उतार सकता है, डेफिनेटली। ठीक है, खड़ा भी कर सकता है उसको। बिल्कुल कर सकता है, अगर उसकी विल हो, अगर उसकी नीयत साफ हो, अगर उसके दिल में चोर नहीं हो, अगर उसके कमीशन नहीं बंधे हुए हो, अगर सेटिंग नहीं हो, अगर सेटिंग है ना, ये तो सारी माफिया की सेटिंग है। मैंने हर दफा बोला, इवन इनके अपने कोर्ट के अंदर मैंने पूछा, और ये बात सब किसी ने इनकार नहीं किया कि पाकिस्तान स्टील मिल एक नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का, एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। मुल्की मफाद कह रहे हैं, मफाद का है। स्टील सूरह हदीद में लिखा हुआ है कि जिस कौम में हमने लोहे को उतारा, अल्लाह ताला ने भी बोला है, देखें, लोहे के बगैर कोई इंस्टीट्यूशन, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। चाहे आपको अपनी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है स्टील, जो है मदर ऑफ, आप कार नहीं बना सकते, आप घर नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। 50 लाख हाउसेस हम सुनते हैं कि लोग एक छोटा सा खिलौना नहीं बना सकते, आप ये नहीं बना सकते। स्टील के बार्स के जरिए आप कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, आप रिफाइनरी नहीं बना सकते, आप एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स नहीं लगा सकते, आप टेक्सटाइल मिल नहीं बना सकते, आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हाँ, सही बात है। लेकिन मजाक ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन कोई नहीं सुन रही। प्राइवेटाइजेशन कमीशन आके ये कह रहा है कि जी इसको सेल कर दें। तारिक साहब, मैं एक आपसे क्वेश्चन रख रहा हूं, बल्कि ऑडियंस भी देख रहे होंगे। कोई एक दो सेक्रेटरी या एक दो मेंबर्स का तो काम नहीं है ना ये निजकारी करना, प्रोसेस करना। इसके पीछे तो पूरी एक माफिया सरगर्म अमल होगी ना। हम उस माफिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अगर जरदारी साहब की हुकूमत आती है वो भी निजकारी की बात करती है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है वो भी बेल आउट देती है और निजकारी की बात करती है, उसके बाद जो हुकूमत आती है वो भी निजकारी की बात करती है, तो आखिर ऐसे ताकतवर तरीन कौन से हल्के हैं, कौन सी शख्सियात हैं जो हर हुकूमत को इन्फ्लुएंस करते हैं? इस पर बात करें ना थोड़ा सा, और फिर हमें ये बताएं, आपकी सारी बातें ठीक है, ये कैसे अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है और इससे CPEC का क्या ताल्लुक है, फिर हम उस पर बात करेंगे। हमें ये बताएं कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो माफियाज हैं। देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट का महकमा इत्तलात का ये अभी शुमारा है जनवरी 2023 का, 443 का, सिंध मंजर। इसके अंदर भी जो है आसिफ अब्बास साहब जो हैं पेज 14 पे ये लिखते हैं, और सिंध हुकूमत ने शाया किया, ये मैंने नहीं शाया किया, सिंध हुकूमत भी कहती है पाकिस्तान स्टील मिल्स जी तारीख आए बहाली जो कोशिशन, और इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि 19,500 एकड़ ज़मीन है और 4,000 एकड़ पे जो कारखानों काम ही आए। तो असल चीज़ ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 PLD 2012
सुप्रीम कोर्ट 610 इफ्तिखार चौधरी साहब की लैंडमार्क जजमेंट सुमोटो नोटिस में, उसमें उन्होंने मुतय्यन कर दिया था करना क्या है, क्या मुतय्यन करना किया क्या था? है? उन्होंने उसमें मुतय्यन किया पैरा 54 में कि ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर्स को इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मेगा स्कैम के लिए रखा जाए, जो 2008 और 9 से जो 7 से जो 26 अरब का लॉस हुआ, और अक्यूज को वो किया जाए, इमीडिएट स्ट्रिंजेंट एब्सेंट किया जाए, लूटेड मनी की रिकवरी के लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए जाए, और जो भी एक्यूज हैं एब्सकॉन्डर हैं उनको फौरन प्रोसिक्यूट किया जाए, और उसके अलावा जो इंक्वायरीज जो हैं एफआईए से लेकर नैप पे शिफ्ट की जाए। ये उस वक्त हुआ था, लेकिन सेम इश्यूज अभी भी हैं। आप स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन केस वतन पार्टी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2006 की जजमेंट वो उठा के देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिटी कॉर्प की अंडर वैल्यूएशन की वजह से उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई हैं वो पाकिस्तान स्टील मिल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर वैल्यूएशन की गई, इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। लेकिन देखें, ये मेरे सोचने का काम नहीं है। इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है 2017, जब मफाद आम्मा का मामला हो, आप ये चाहते हैं कि मामला हो, वहां फौरी तौर पे कौमी कमीशन बनाया जाए। इस पे आप ये चाह रहे हैं आईएसआई, एमआई, एफआईए और दीगर जो एफआईए, नैब, एससीसीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक जॉइंट कमीशन हो, जहां का हर एक ऑफिसर हो और वो तयन करे। ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान का। बिलाल भाई मेरे पास लिस्ट है, बिलाल भाई मेरे पास क्या लिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 178 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, सुई गैस भी है, पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल प्लांट्स भी हैं, 178 हैं। ये एक टेस्ट केस है। अगर आपने ये सही कर दिया तो 178 इदारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में काम करते हैं, चाहे वो पीटीवी हो जो लॉस में जा रहा है, चाहे वो सुई गैस हो, सुई नॉर्दर्न हो, सदर्न हो, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सही हो जाएगा। लेकिन आज अगर आपने पाकिस्तान स्टील मिल को औने पौने बेच के, ताकि प्राइमा फेसी पुरानी तमाम इंक्वायरीज सिलेट साफ हो जाए और उसके बाद वो कभी कोई ना खोल सके, तो मेरे ख्याल से ये 178 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का भी तबाही का आगाज होगा, और ये कौम के साथ एक प्राइमा फेसी गद्दारी होगी। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 2A के तहत ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कि व्हाई दिस कंट्री वाज फॉर्म, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में गिवन है। अच्छा, इसमें क्या कोई चाइना या रशिया किरदार अदा कर सकता है स्ट्रेटेजिक के हवाले से, और क्या ये सी पैक के अंदर किस तरीके से खड़ा हो सकता है? अगर आप ये समझें, अगर ये निचकारी रुक जाती है, आपका ये जो केस है अगर आप विन कर जाते हैं, तो कैसे स्टील मिल अपने पाँव पे खड़ी होगी? क्या फार्मूला है ऐसा, और फिर इसको मुल्की दिफा से आप किस तरह ताल्लुक मतलब जोड़ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान स्टील मिल का मसला 3 है। मैं 3 वर्ड में ही पाकिस्तान स्टील मिल का मसला बता दूं। अगर ये इश्यूज़ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देती है और रिट्रेंचमेंट और ये सारा प्राइवेटाइजेशन को होल्ड कर देती है इंशाल्लाह हमारी फैक्ट्स पे, तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। 3 चीज़ें क्या हैं? और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली तस्नीम अहमद कुरैशी स्पेशल एडवाइज़र टू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 8 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हम रिवाइवल ऑफ स्टील मिल है। फिर अगस्त 2021 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उन्होंने भी कहा रिवाइवल ऑफ स्टील मिल। और मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखा दूँ कि स्टील मिल का जो ऐड आता है 2021 के अंदर, वो कहलाता है पाकिस्तान स्टील मिल रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल। क्या कह रहे हैं वो? बहाली के लिए। और बहाली किस तरह कहते हैं? 51 से 54% इशू शेयर कैपिटल, और इसके साथ बाय वन गेट वन की फ्री डील, यानी स्टील कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड होली और सब्सिडायरी, वो उसके साथ मैनेजमेंट कंट्रोल फ्री मिलेगा। ये इश्तिहार कब आता है बिलाल भाई? ये 31 अगस्त 2012 को नेशनल न्यूज़पेपर्स में और 3 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छपता है। यानी आप पैसे लोगों से मांग रहे हैं, आप खुद अपने असास के जरिए मॉर्गेज रख के आप ये बोल सकते हैं, ले सकते थे। दूसरी बात, पाकिस्तान स्टील का 3 मसला है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, ठीक है, मैन पावर रिस्ट्रक्चरिंग होगी, और प्लांट और मशीनरी और ऑपरेशंस की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। अगर कोई कंपनी अपनी इंस्टीट्यूशन को चलाना चाहती है तो मैन, मटेरियल, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे फोकस करती है। बिल्कुल। आपके पास आयरन ओर की कानें हैं, आपके पास लाइमस्टोन और डोलोमाइट की कानें जो ब्लास्ट फर्नेस के लिए काम आता है। अल्लाह ताला ने आपको रॉ मटेरियल फ्री दे दिया है। ठीक है बिलाल भाई, मतलब रॉ मटेरियल आपको नहीं लेना पड़ रहा। पहाड़ है जर्द को कोलाको के अंदर आपके अगर 10,000 एकड़ के, बिलाल भाई अगर जर्द को कोलाको दालबिन चागी के अंदर अगर 10,061 एकड़ का आपके पास पहाड़ है आयरन ओर का, मतलब आपको ये आइटम तो खरीदना ही नहीं पड़ रहा। 10,061 एकड़ को मल्टीप्लाई करें बिलाल भाई 4,840 गज से कितना हुआ, और उसकी हाइट देखें, उसकी हाइट कितनी होगी पहाड़ की, और आप टोटल डायमेंशन कर दें तो यू विल गेट शॉक्ड।
इसी तरह अगर आप डोलोमाइट और ये जो आपको रॉ मटेरियल फ्री मिल रहा है, रॉ मटेरियल ठीक है, आपके इस वक्त जो साइनो स्टील ने उसने की है, मैं ये कतई नजर से इसकी रिपोर्ट सही है गलत, मैं ये कहूंगा वो दुनिया की 352 की रैंकिंग है जो भी है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, पाकिस्तान स्टील की कैपेसिटी 1.1 मिलियन मेट्रिक टन से 2.2 मिलियन मेट्रिक टन तक है, यानी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करके आप थोड़ा कर्जा इसी अपने एसेट्स को गिरवी रख के बैंक से लोन लेके, कमर्शियल बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको शॉर्ट टर्म लोन लेके आप उसको अपना डेट पे ऑफ करें और एक पूरा प्लान बनाएं, जो अक्यूज है उनको वो करें, पनिश करें, और उसके बाद इसको नेशनल एसेट डिक्लेयर करके इसको पब्लिक लिस्ट कराएं। अच्छा। पाकिस्तान के अवाम इसकी शेयर होल्डिंग खरीदेंगे, पाकिस्तान के अवाम इसको पे बैक करेंगे, इसका वो स्टॉक में लिस्टेड कराएं, दूसरे दिन आपके पास 229 नहीं, आपके पास 400 अरब रुपए आ जाएगा, क्योंकि अगर आप शेयर ले लेते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लोगों का एतमाद देते हैं, तो लोग खुद पैसा अपनी जेब से निकाल के स्टील मिल को देंगे। जब लोग देखिए पाकिस्तान के अवाम के पैसों से बनी 17 अरब। सीपैक का कैसे इसका साथ संबंधन है जो बनता है? देखिए सीपैक के साथ कराची से गिलगित तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, 16 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, नौशहरा में भी बनेगा, हब में भी बनेगा, पंजगोर में भी बनेगा, लेकिन ये ख्वाब है, लेकिन उसके लिए इस ख्वाब को तकमील के लिए तो आपको लोहा भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए। पाकिस्तान का 23.2% जीडीपी एग्रीकल्चर पे है, अमोनियम सल्फेट इधर से निकलता है जो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, अल्लाह ताला ने यहाँ से कोल तार निकलता है जो आपकी रोड्स बनने के लिए यूज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, जो फौलाद बनने से पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, फिर फौलाद बनता है, ये अल्लाह की कुदरत है, यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट मौजूद है, आप ऑक्सीजन पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हैं। बिलाल भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते पाकिस्तान स्टील मिल क्या है, आपके पास 200 एकड़ का एग्रीकल्चर ये लैंड है, इधर स्टील मिल की अपनी मलकियत। पाकिस्तान स्टील मिल दुश्मन अंदर या बाहर? पाकिस्तान के अंदर का है या बाहर का है? देखिए मैं ये कहूंगा कि हमारा दुश्मन इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स है, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के कौमी और आईनी और पाकिस्तान के अवाम के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स हैं। अगर कोई इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स आता है, चाहे वो उसकी लेड बाय कोरस स्टील हो या टाटा हो या बरला हो या अंबानी ग्रुप हो, ठीक है, या वो दुनिया का इस वक्त स्टील रिजर्व्स किसके पास है? पाकिस्तान दुनिया का स्टील रिजर्व्स का किंग कौन है? लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर ग्रुप का मालिक, दुनिया के 25% से ज्यादा स्टील्स का मालिक है। देखिए पाकिस्तान स्टील मिल का पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख मीटर से 2 लाख। लेकिन अगर ये निष्क्रिय हो जाती तो कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएंगे कॉम्पिटिटर या कम से कम हाईजैक तो कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम इसको हाईजैक करेगा और उसके बाद पाकिस्तान स्टील जो आवाम है वो सफर करेंगे, आपका स्टॉक्स जो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट करेगा। चलें जी, आपने सुना ऑडियंस, तारिक मंसूर एडवोकेट ने, ये तो बहुत ही हौलनाक किस्म के इंकशाफात हैं, इतनी फाइल्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मेरे पास सारे सबूत के अंदर मौजूद हैं। आखिर कौन होगा जो इन सारे मामलात की तहकीकात करेगा? तारिक मंसूर एडवोकेट तो ये कहते हैं कि नेशनल कमीशन जब तक नहीं बनेगा तो ये मामला हल नहीं होगा, जिसके अंदर ना सिर्फ FIA शामिल हो बल्कि ISI भी हो, MI भी हो, स्टेट बैंक भी हो, SSCP भी हो, तमाम तरह डिपार्टमेंट्स हों। इस सिलसिले में आपने ये जो गुफ्तगू सुनी है, हौलनाक किस्म के इंकशाफात हैं और ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के कह लीजिए कि जो करप्शन के मामलात हैं ये पहली मर्तबा नहीं है। हमारे जो कौमी एसेट्स हैं वो इसी तरीके से माजी के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया गया है और अब पाकिस्तान स्टील मिल के साथ किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि तारिक मंसूर एडवोकेट ने आपको बताया कि इशारे में बताया और नाम लेके बताया है कि ये दुश्मन जो पाकिस्तान स्टील मिल को तबाह करके निजकारी करना चाहता है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, सियासतदानों की सूरत में और माफियाज की सूरत में ना सिर्फ अंदर मौजूद है बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो स्टील मिल के इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो भी माफिया आलमी सतह के ऊपर ये पाकिस्तान स्टील मिल का खात्मा चाहता है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो या लाइक नहीं किया तो बराए करम लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय देना बिलाल भाई, मैं आखिरी बात जरूर कहूँगा जी। बिलाल भाई, ये जो परचम है ना, कल 23 मार्च है,
ये पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का ख्वाब है जो 1968 में देखा गया। कल 23 मार्च है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1940 में कायद आज़म का मकसद क्या था। अगर आज आपने मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया तो आप भूल जाएं कि आप अगले 100 साल तक खड़े हो सकेंगे। आप चल भी नहीं पाएंगे, आप रेंगते रहेंगे। तो आज आप इस पर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए कि क्या पाकिस्तान का नेशनल कमीशन फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 3 पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी एक्ट बनना चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि ये कौमी असासा, ये कौमी विरसा हमारी नस्लों को मिले और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़े रहे? तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा और वोट कीजिएगा कि ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस आवाज़ को, तारिक मंसूर एडवोकेट की आवाज़ को, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो लेबर कह लीजिए यूनियन है, एम्प्लॉयज़ यूनियन, उनके ये वकील हैं, अदालत में एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी मौक़िफ़ को अदालतों में घंटों दलाइल के ज़रिए अदालत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का केस है। तो इंशाअल्लाह से जो आपकी तजावीज़ होंगी, आरा होंगी या सवालात भी जो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में होंगे, तो फिर हम दोबारा से तारिक मंसूर एडवोकेट से कहेंगे कि वो हमारे सेशन के अंदर नेक्स्ट सेशन में आएँ और आपके तमाम दर सवालात लें और उनके जवाबात दें। खुदा हाफिज़।